तो ये हमारा सेकंड क्लास है। तो आशा करता हूं तुमने एस और पी ब्लॉक देख के आए हो तुम। अब देखो हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। लास्ट डे हमने क्या पढ़ा था? ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर में अभी भी बहुत सारी चीज बाकी है, खत्म नहीं हुआ है, और ये खत्म होते होते बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो हम साथ ही साथ एक साथ करेंगे सब कुछ। आयनिक बॉन्ड करेंगे तब लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी देख लेंगे, उसके बाद जब कोवलेंट बॉन्ड करेंगे तब भी कुछ कुछ लुईस स्ट्रक्चर देख लेंगे। तो अभी आयनिक बॉन्ड बन रहा है। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है पता है? एक आयनिक बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड किन किन के बीच में होता है? किन किन के बीच में होता है? मेटल प्लस नॉन मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल। ये सुन लो, मेटल बनाता है कैटायन और नॉन मेटल बनाता है एनायन। और फिर ये कैटायन और एनायन दोनों एक साथ आते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स को हम सॉल्ट बोलते हैं। दे कम क्लोजर विथ ए पर्टिकुलर फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है। कौन सा मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन सा मेटल का कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नॉन मेटल कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इस चीज को हम बोलते हैं उनके इलेक्ट्रोवैलेंस। एक मेटल ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी होगा 1। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रोवैलेंसी 2। अगर एक नॉन मेटल 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी होगा 2। 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी होगा 3। आशा करता हूँ बात समझ में आ रहा है। तो एक एग्जाम्पल से देखो। एक एग्जाम्पल है हमारे पास NaCl। NaCl में मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है? मेटल है तुम्हारा सोडियम। नॉन मेटल कौन है? नॉन मेटल है तुम्हारा क्लोरीन। मेटल क्या करेगा? मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अच्छा, वो ये इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करेगा? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, चलो हम ऐसे ही लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं नियॉन 10 3s1। जिन बच्चों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वीक है उनके लिए आज एक वीडियो दिया था, देखा था तो समझोगे, अगर नहीं देखा तो नहीं समझोगे। तो सोडियम का ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब सोडियम को अगर नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो सोडियम को क्या करना होगा? अगर सोडियम को ये नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो उसे क्या करना होगा? ये 3s का जो इलेक्ट्रॉन है वो निकाल देना होगा, छोड़ देना होगा। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो सोडियम बन जाएगा Na+, और वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद जो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन बचेगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा ऐसा बचेगा ना। ये सुन लो, ये सुन लो, ठीक है। अब सोडियम ने जो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ा है ना, क्लोरीन आगे जाके इसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्लोरीन आगे जाके इसी इलेक्ट्रॉन को लेगा। अब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नियॉन 10 3s2 3p5। एनी डाउट? अब ये क्लोरीन को अगर अपने नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनना है, क्लोरीन का नियरेस्ट नोबेल गैस कौन है? क्लोरीन का नियरेस्ट नोबेल गैस कौन है? आर्गन। तो उसे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये देखो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करके बनेगा Cl नेगेटिव।
अब Cl नेगेटिव का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यही कॉन्फ़िगरेशन 3p5 की जगह पे हो जाएगा 3p6, which is nothing but the configuration of argon. Any doubt? Now listen one thing. ये जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, जब कोई भी मेटल जब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो हमें एनर्जी देना पड़ता है कि एनर्जी लेना पड़ता है? एनर्जी देना पड़ता है। उस एनर्जी का नाम क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। दिस इज द आयनाइजेशन एनर्जी दैट यू आर गिविंग। किसी भी मेटल से अगर एक इलेक्ट्रॉन तुमको उड़ाना है तो एनर्जी देना होगा। प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ाया, इस चैप्टर में फिर भी एक बार बोल देता हूं। एनर्जी और इलेक्ट्रॉन का रिलेशन कुछ ऐसा है, अगर एटम एनर्जी लेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, अगर उसको एनर्जी पाना है तो इलेक्ट्रॉन खोना होगा। और अगर एटम इलेक्ट्रॉन को पाता है तो उसे एनर्जी को खोना होगा, एनर्जी लूज करना होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जब उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा माने उसने एक एनर्जी, एक पर्टिकुलर एनर्जी खाया। ठीक है, अब देखो नॉन मेटल ने क्या किया, उसने एक इलेक्ट्रॉन खाया तो वो एक पर्टिकुलर एनर्जी छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? उस एनर्जी का नाम क्या है? एक नॉन मेटल जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस एनर्जी का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उस एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वो इस एंथैल्पी को हम ऐसे बोल सकते, छोड़ सकते हैं। तुमको ज्यादा समझ में आए इसलिए मैं ये चीज ऐसे लिखता हूं। मेटल आयनेशन एनर्जी गेन किया तो सोडियम बना, Na+ बना। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी छोड़ा। अब एक बात बताओ मुझे राजवीर, ये जो मेटल नॉन मेटल दोनों ही हैं या फिर इनके जो एनायंस है वो किस स्टेट में है बेटा? सॉलिड, लिक्विड, गैस, किस स्टेट में है? हाँ, फिर से पूछू क्या क्वेश्चन को? एक सेकंड। अरे मैं ये पूछ रहा हूं, ये जो तुमने मेटल को देखा है, ये मेटल सोडियम मेटल और ये जो नॉन मेटल है और इनका आयन, कैटायन और एनायन सब है, ये किस स्टेट में है, किस फिजिकल स्टेट में है? बोलो बोलो, बोल पाओगे अच्छी बात है, नहीं बोल पाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुमने यूनिट 3 पूरा मेरे पास नहीं पढ़ा, तो तुम अगर ना भी बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सॉलिड। मेटल तो सॉलिड स्टेट में हो सकता है, बट नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में कैसे हो सकता है? क्लोरीन नॉन मेटल सर गैस में होगा। ठीक है, बोलो आद्रिजा, ये जो मेटल है या फिर ये जो नॉन मेटल है, इनका स्टेट क्या है? मेटल सॉलिड स्टेट में है और नॉन मेटल हाँ एक्वस। बोर्निशिका, ये किस स्टेट में होगा? मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल किस स्टेट में होगा? हाँ, अरे तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, तुमने यूनिट 3 यहाँ पे नहीं पढ़ा। थोड़ा जल्दी बोलो बेटा, जो भी स्टेट तुमको लगे। हाँ, कौन? दोनों गैसियस। क्यों? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो शी इज एब्सोल्युटली राइट। ये मेटल नॉन मेटल दोनों ही गैसियस स्टेट में है। मेटल, नॉन मेटल और उसके
कैटायन, एनायन सभी गैसीय स्टेट में है। रीजन, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिफाइंड फॉर गैसीय स्टेट। ये सुनो, हाँ, अगर तुम डेफिनेशन को पढ़ोगे तो डेफिनेशन में क्या लिखा होता है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, same electron gain enthalpy, the energy released when an isolated gaseous atom gets one electron in its outermost shell। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ हाँ, एनीवेज ऑल्दो इट वाज नॉट सो इंपॉर्टेंट टू नो। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये कैटायन और एनायन का बॉन्डिंग होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये है कि कहीं पे अगर एक प्लस और कहीं पे अगर एक माइनस रहा तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगे ना, अट्रैक्ट होके मिल जाएंगे ना। तो होगा क्या, ये जो Na+ है और ये जो Cl- है, याद रखना दोनों ही गैसीय स्टेट में है, ये मिलके होगा NaCl इन गैसीय स्टेट, एंड दैट इज कॉल्ड solid state, and that is called lattice enthalpy। जब कोई भी एक कैटायन और एनायन आपस में मिलेंगे तो वो हमें जो एनर्जी छोड़ेंगे उस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। अब क्या सर ये पॉसिबल है कि दो गैस मिलके सॉलिड बन चुके हैं? हाँ पॉसिबल है। दो गैस मिलके लिक्विड बन चुके हैं? हाँ पॉसिबल है। बात समझ लो, होमोजेनियस मिक्सचर भी होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो जिस फेज में है ये सेम फेज में रहे, ठीक है ना। हालांकि हुआ होगा कि वो गैस से गैस में बना, उसके बाद सॉलिड में बना, बट लैटिस एंथैल्पी इस बात पे डिफाइन है कि अगर हम, किसी के पास एनसीईआरटी बुक है, लैटिस एंथैल्पी इस चीज़ पे डिफाइन है कि अगर हम एक मोल किसी भी लैटिस को अगर हम उसके गैसियस आयन में कन्वर्ट करें तो कितना एनर्जी हमें चाहिए होता है। ठीक है, अब कोई मुझे बता सकता है क्या तुमको सब समझ में आया? किसी को कोई डाउट होने से पूछ सकते हो। ये तुम्हारा आयनिक बॉन्ड ऐसे बने, ठीक है ना। हाँ, कोई डाउट होने से अभी पूछ लो। कौन? हाँ लास्ट वाला। मान लो कभी भी एक A+ और B- ये दो चीज मिले तो मिलने के बाद वो AB होगा ना, AB होगा ना। अब अगर हम एनर्जी वाइज देखें, एक बात बताओ, A स्टेबल है कि A+ स्टेबल है? A स्टेबल है। किसी भी चीज के ऊपर जब चार्ज आ जाता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है ना, ये अनस्टेबल है, ये जो है ना ये स्टेबल है। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया? किसी भी चीज में जब चार्ज आ जाता है वो अनस्टेबल होता है। इसीलिए नेचर में तुमको जो भी मिलेगा ना वो विदाउट चार्ज मिलेगा। तुमको नेचर में इतने सारे गैसेस मिल रहे हैं, ये चार्ज है क्या? अगर चार्ज होता तो तुमको अट्रैक्ट करके पॉजिटिव नेगेटिव बना के तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। अब एक और चीज का ध्यान रखना, किसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है, स्टेबल का क्या अनस्टेबल का? स्टेबल का एनर्जी हाँ कम होता है। जो चीज स्टेबल होता है ना उसका एनर्जी कम होता है, और जो चीज अनस्टेबल होता है ना उसका एनर्जी ज्यादा होता है। एक्सपेरिमेंट के लिए तुमने बचपन में पढ़ा होगा कि तुमने एक बॉल को, मान लो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, बॉल यहाँ पे हवा में स्टेबल है कि ग्राउंड पे स्टेबल है? ग्राउंड पे स्टेबल है। हवा में बॉल स्टेबल कैसे होगा? स्टेबल होता तो बॉल हवा में फ्लोट करता,
थोड़ी ना करेगा, बॉल तो नीचे गिर जाता है ना। अब यहाँ पे बॉल का एनर्जी ज़्यादा है कि नीचे बॉल का एनर्जी ज़्यादा है? पोटेंशियल एनर्जी अगर तुम कैलकुलेट करो तो यहाँ पे बॉल का पोटेंशियल एनर्जी है mgh और नीचे पोटेंशियल एनर्जी है 0, mgh इज इक्वल टू 0, तो होल पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो कोई भी चीज़ जब हम अनस्टेबल स्टेट में रखते हैं उसका एनर्जी ज़्यादा होता है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होता है, और जब वो स्टेबल स्टेट में आ जाता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसका एनर्जी ज़्यादा है और इसका एनर्जी कम है? कोई डाउट? हाँ, तो इनिशियली अगर मैं एक हाइपोथेटिकली अगर मैं एक वैल्यू निकाल लूँ कि पहले था मान लो इसका एनर्जी 1000 और बाद में है इसका एनर्जी 7:20 बज रहा है, इतना लेट क्यों? हाँ, और तुम क्या करने गए थे? हाँ, थाने गए थे? थाने में ही ले जाते। अब देखो 1000, पहले इसका अनस्टेबल स्टेट में इसका एनर्जी था 1000, अभी स्टेबल स्टेट में एनर्जी है 100, तो बंदा 1000 से 100 में गया, तो माने उसने एनर्जी गेन किया कि रिलीज किया? रिलीज किया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो याद रखना कोई भी चीज जब अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में जाता है तो वो एनर्जी माने इस डायरेक्शन में एनर्जी इज रिलीज्ड। बोलो कोई डाउट है? तो इसीलिए जब तुम्हारा ये कैटायन और एनायन NaCl बना रहा है तो वो एनर्जी छोड़ रहा है, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। जब भी कोई बॉन्ड बनता है उसका दो नाम होता है, एक लैटिस एनर्जी और एक बॉन्ड एनर्जी। हालांकि दोनों सेम ही चीज़ है। लैटिस एनर्जी इज डिफाइंड फॉर आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? हम आयनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, हम आयनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं। और वहाँ पे जब हम कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ेंगे, नेक्स्ट कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ेंगे, तो इसको हम डिफाइन करेंगे बॉन्ड एंथैल्पी की तरह। थोड़ा थोड़ा जो बोला जा रहा है उसको थोड़ा सा याद रखो, ठीक है ना? धीरे धीरे सभी डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। सर जब हमें पूछा जाएगा तो हमें क्या इतना सब कुछ लिखना है क्या? यहाँ पे इतना सब कुछ एक्चुअली है नहीं, और तुम जब लिखोगे तो यू कैन फॉरगेट दिस, सॉरी, you can remove this one and this one from your presentation। बात समझ में आ रहा है? इनको लिखने का और एक रीजन है, वो मैं बोलूंगा तुमको। तो किसी को कोई डाउट है? नहीं है। तो चलो अभी हम एक और एग्जांपल देखते हैं। वो एग्जांपल है CaO का, कैल्शियम ऑक्साइड का। तो कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनता है? मेटल कौन है यहाँ पे? मेटल है कैल्शियम। नॉन मेटल कौन है? ऑक्सीजन। मेटल है कैल्शियम, नॉन मेटल है ऑक्सीजन। अब कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? मिराज बोल, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ना देख के, मेरी तरफ देख के बोलना है, मेरी तरफ देख के। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम? मेरी तरफ देख के, लुक एट मी, लुक एट मी। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम? 2। वेरी गुड। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम? 3s2, 3s2, लास्ट में 3s2। मिस्टेक कर लिया तुमने। आयुष, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता। ये 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब से बन गया है? हाँ, जोर से बोल। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
2s3, 2s6, एस में 6 कब से बैठ गया तू? 6 के पीछे ही पड़ गया तू यार। हाँ, क्या वर्ल्ड कप चल रहा है क्या? पाकिजा, और मत गिन, उंगली में दर्द करेगा। सिंपली ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता, बोल बोल। एक काम करना विनायक, कैल्शियम का वो बता, ऑक्सीडेशन सॉरी कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता। अरे मेरी तरफ देखना, इतना भी गंदा नहीं दिखता, मुझे पता है। बोल। लास्ट में 4s2, लास्ट ही देखेगा, पहले क्या है? हर बार लास्ट ही हर चीजों में, एग्जाम में भी लास्ट और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में भी लास्ट। नहीं बोल पाओगे तो सुनो, तुम लोगों के लिए मेरे पास एक वो है, दवाई है जो शायद तुम लोगों को लेना चाहिए। वो धतूरा सुने हो? धतूरा, धतूरा, धतूरा सुने हो? धतूरा, धतूरा नहीं पता तुम लोगों को? बांग्लाते कोई दूतरा, दूतरा, हाँ बांग्लाते दूतरा कोई, वो धतूरे का है। सुनो, धतूरे का एक बीज होता है, ऐसे गोलाकार बॉल जैसा होता है, और उसमें छोटे छोटे ऐसे कांटे जैसे होते हैं, मतलब इतना भी वो स्ट्रॉन्ग कांटा नहीं कि तुम्हारा हाथ कट जाए, उसको तुम ऐसे इजीली फाड़ सकते हो। फाड़ के उसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं। उन बीज को क्या करना है, हर दिन एक बीज को लेना है, उसको रगड़ना है, मतलब उसको थोड़ा सा ऐसे, जैसे कि हम चाय में वो जो पेपर्स को ऐसे तोड़ते हैं ना, उसको ऐसे तोड़ के दूध में मिला के पी लेना। मरोगे नहीं, थोड़ा थोड़ा। उससे पता है क्या होता है उससे? और वो कब पीना है? जब तुम पढ़ रहे हो तब वो उसको दूध में मिला के पी लेना है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक भांग का नशा देता है, और भांग का नशा एक अलग, वो एक अलग ही चीज है। पता है भांग के नशे में क्या करता है इंसान? भांग का नशा ऐसा होता है, इंसान जो करता है ना वो ही करता है। माने यस, इंसान अगर मान ले ऐसे उतरा और उठा, तो वो 2 घंटे तक यही करेगा, उतरेगा फिर उठेगा, फिर उतरेगा फिर उठेगा। तो अगर ये इलाज तुम लोगों के लिए तब अच्छा होगा क्योंकि पढ़ाई में तुम लोगों का मन नहीं है, कंसंट्रेशन बैठता नहीं है। तो क्या होगा, बचपन में जो हम ABCD सीखे थे ना, तुम लोग तो पहले ABCD सीखे थे, हम स्लेट में ओ आ को सीखे थे, तो वो एक हमें ड्रॉ करके हमारी मम्मी मतलब खाना बनाने चली जाती थी और हमें बोलती थी स्लेट में वही घुमाना है। पता नहीं तुम लोगों में से कितनों के साथ ये हुआ है, क्या है ना, एक स्लेट में ओ लिख के चली जाती थी और हमें बोलती थी सिर्फ उसी में वो करो, और हम वही करते थे। तो तुम्हारा भी अभी वही फेस चल रहा है बेटा। ये नहीं बोल पा रहे हो कि कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तब तो हालत बहुत गंभीर है। सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कल 15 अगस्त को, इधर देखो, तुमको अभी इसका याद आ रहा है। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18 4s2। तो कैल्शियम कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ताकि वो आर्गन बने? 2 प्रवास, 2 छोड़ेगा, तो ये हो जाएगा आर्गन 18 और 2 इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ा। ठीक है, नहीं समझ में आया? ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसका नियरेस्ट नोबेल गैस कौन है? आर्गन है।
बात समझ में आ रहा है? कैल्शियम 20 है ना, आर्गन 18 है. Argon is the nearest noble gas configuration. So in order to get the configuration of argon, it has to lose this 2 electron of 4s2. बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो उसने छोड़ा ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे छोड़ा गया है. अब यही 2 इलेक्ट्रॉन कौन कंज्यूम करेगा? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 1s2 2s2 2p4. ऑक्सीजन का नियरेस्ट नोबेल गैस कौन है? ऑक्सीजन का नियरेस्ट नोबेल गैस है O2 माइनस. और ऑक्सीजन का नियरेस्ट नोबेल गैस कौन है? नियॉन. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 which is equivalent to the electronic configuration of neon. बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एट द एंड क्या होगा? ये Ca2 प्लस और ये O2 माइनस आपस में मिलके CaO बना देंगे. बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एनी डाउट? ठीक है, अब और सुनो. चलो फिर से उन चीज़ों को फिर से डिस्कस करते हैं ताकि यहाँ से हम और एक चीज़ का हमें आइडिया लगे. मेटल क्या करता है? मेटल क्या गेन करता है? मेटल आयनाइजेशन एनर्जी लेता है ना. नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी छोड़ता है ना. और फाइनली क्या होता है? लैटिस एंथैल्पी छूटता है. ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना. अब सुनो, एक सीधी लाइन में. हाँ, अब सुनो, अगर मैं लिखूं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड, तो मैं क्या क्या लिखूंगा? वो कौन कौन से फैक्टर है जो आयनिक बॉन्ड को बनाने में मदद करेगा? अब देखो यहां पे 3 तरीके का एनर्जी यूज हुआ है. दिस इज वन टाइप ऑफ एनर्जी, दिस इज अनदर टाइप ऑफ एनर्जी, दिस इज अनदर टाइप ऑफ एनर्जी. कहां पे एनर्जी कंज्यूम हुआ है और कहां पे एनर्जी रिलीज हुआ है? ओनली ये आयनाइजेशन एनर्जी कंज्यूम हुआ है. बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाकी ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी ये दोनों रिलीज हुए हैं. ठीक है ना. तुम जब एनर्जी कंज्यूम हो रहा है माने यू आर गिविंग एनर्जी, यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी. ठीक है ना. और जब एनर्जी रिलीज हो रहा है माने तुमको वो एनर्जी मिल रहा है, उल्टा मिल रहा है. तो हमें समझ में आया बात? हाँ. तो कौन कौन से फैक्टर तुमको यहाँ पे मदद करेगा ये आयनिक बॉन्ड बनने में? नंबर 1, इसको ऐसे सोचो कि ये जो तुम कंपाउंड सिंथेसिस कर रहे हो, दिस इज लाइक योर बिजनेस, दिस इज व्हाट योर इनपुट. लेफ्ट साइड में तुम्हारा इनपुट है क्योंकि ये तुमको डालना पड़ रहा है ना. आयनाइजेशन एंथैल्पी इज योर इनपुट और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी ये रिलीज हो रहा है, ये निकल के आ रहा है. तो ये तुम्हारा आउटपुट है. ठीक है ना. ये तुम्हारा आउटपुट है. बात समझ में आ रहा है? मेघमाला, प्रभास, अन्वेषा, आप कोई बिजनेस में तुम क्या चाहोगे? इनपुट ज्यादा हो कि आउटपुट ज्यादा हो? आउटपुट ज्यादा हो और इनपुट कम हो. जितना कम इनपुट हो सके उतना अच्छा है. तो ये कौन सा फैक्टर फर्स्ट इफेक्ट करेगा कि लो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल. मेटल का आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो, रिएक्शन होने के लिए मेटल को इलेक्ट्रॉन छोड़ना होगा और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अगर तुम अपना सारा एनर्जी डाल दे रहे हो
तो कैसे चलेगा? तुम चाहोगे थोड़ा एनर्जी से ही मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, तुम्हारे लिए अच्छा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मेटल ने अगर थोड़े एनर्जी में लो आयनेशन एंथैल्पी हुआ, माने थोड़े एनर्जी में अगर उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, देन इट इज वेरी गुड फॉर यू। देन क्या आता है? नंबर 2, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल। तुम चाहोगे कि तुम्हारा नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके बहुत ज्यादा एनर्जी छोड़े, ठीक है ना? बात समझ लो। और नंबर 3, तुम ये भी चाहोगे कि लैटिस एंथैल्पी ऑफ द कॉम्बिनेशन कैटायन एंड एनायन, इन कैटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन में जो लैटिस एंथैल्पी आएगा वो भी तुम्हारा बहुत ज्यादा हो, ये भी तुम चाहोगे। तो ये 3 फैक्टर होते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सॉरी आयनिक बॉन्ड। तो पहला फैक्टर क्या है? लो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेटल। मेटल का आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होना होगा, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी वो गेन कर रहा है, ठीक है ना? और तुमको ये देना पड़ रहा है। और दूसरा, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी छोड़ना होगा, ठीक है ना? और तीसरा, लैटिस एंथैल्पी ऑफ दी कॉम्बिनेशन, हाई लैटिस एंथैल्पी लिखना था। हाई लैटिस एंथैल्पी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके साथ ही आयनिक बॉन्ड खत्म हो, ठीक है ना? इतना ही था। अब तुमको सिर्फ लास्ट एक क्वेश्चन है, तुमको वो करना है, ठीक है ना? इसका बनाओ। MgBr2, MgBr2 का स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, सिर्फ वो कंपाउंड कैसे बनाते हैं ऐसे बनाना है। वहाँ पे पहले जैसे बना के दिया था कि मैग्नीशियम में मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना होगा। अगर नहीं पता है तो वो बुक में है, आ रहा हूँ, पता है, सीख लिया, वेरी गुड। अब मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 10 3s2। मैग्नीशियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, फिर Mg2+ बनेगा, सही है ना? उसी तरीके से Br नेगेटिव का, Br का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, वो शायद पता नहीं होगा। थ्री डी छोड़ो, 4p5, ठीक है ना? ये कैसे होगा? बेटा लिखो लिखो। स्ट्रक्चर बनाना है ना ना ना, जो अभी बनाया था, अच्छा गेन कर रहा है, लूज कर रहा है, वो क्या हो रहा है, वो बनाना। क्या कर रहे हो? ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? बोलो बोलो। क्लोरीन का कितना है? क्लोरीन का थर्ड पीरियड में आता है तो वो होता है 3s2 3p5। सेम ब्रोमीन फोर्थ पीरियड में आता है तो वो होगा 4s2 4p5। खत्म।
इसका इसका स्ट्रक्चर इसको फॉर्म करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s1 2s2। हाँ तो मुझे जी इसका मतलब बता दो हमें 2s1 क्यों है, तो मैं थोड़ा बहुत समझ जाऊँ। आज जो एक वो दिया था, वीडियो दिया था, वो क्यों नहीं देखे हो? हाँ सही है। वहाँ से मैं बाहर स्कूल गया, स्कूल में मार्क्स पास के फिर घर आया, घर से जिम गया, फिर राजनीति का ट्यूशन, फिर अभी आपके इधर आया। तुम्हारे पास जिम जाने का टाइम था और इसको 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 देखने का टाइम नहीं था। कंसिस्टेंसी सर, मुझे तो कहाँ मिला। 2s1 क्यों लिखना है उसको थोड़ा सा सिखा ना। 2s1 क्यों लिखना है वो खुद नहीं आता, इसको आता है, इसलिए तो उसने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देख के लिखा है उसने। देख के भी लिखा होगा, लेकिन उसको समझ में तो आया होगा। मुझे तुझे आता है क्या? हाँ तो उससे पहले समझिए। ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सही बात है। 2 ब्रोमीन है तो दो इलेक्ट्रॉन गेन किया। के ऊपर 2 माइनस हाँ होगा। सही है, 2 2 माइनस नहीं होगा। वो माइनस नहीं जो होगा। जो इसने किया वो सही है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा ना, तो ये एक गेन करे, ये गेन करे। अफसर इतना लंबा नहीं लिखते। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन याद है ना? क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3s2 3p5, क्योंकि क्लोरीन थर्ड पीरियड में है, ब्रोमीन फोर्थ पीरियड में है, तो ब्रोमीन होगा 4s2 4p5। खत्म बात। ये एक कंपाउंड, वी आर टू एक कंपाउंड है। कि -1 -2 नहीं होगा, -1। एक ब्रोमीन ने 1 इलेक्ट्रॉन खाया तो Br-, 2 ब्रोमीन ने 2 इलेक्ट्रॉन खाया तो 2 Br-। वही है, सही है। ये क्या बनाया? तुमको किसने बोला है कि मैग्नीशियम कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है? ये तो आयनिक कंपाउंड होगा। मैग्नीशियम कोवेलेंट बॉन्ड कब से बनाना शुरू कर दिया? बनाया। अन्वेषा क्या क्या तुमने? ऐसे नहीं होता है। हाँ बोलो, आ रहा हूँ। Mg 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तुम्हारा Mg 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। Mg का वैलेंसी कितना है? 2 है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। हाँ सही है। ये चीज गलत लिखा है, Br2 नेगेटिव, ये चीज गलत लिखा है। आपका ही वीडियो देख रहा हूँ। पहली बात है अभी देख के कुछ नहीं समझोगे, इससे बेटर है अभी ये देखो। मोबाइल नहीं मिलेगा अभी, चार्ज पे मैं भी डालूंगा। नाउ लुक, हेलो हेलो, इधर देख। कुछ चीजों को समझने की कोशिश करो। पहले तुम मेटल लिखे हो ना, फॉरगेट अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी, फॉरगेट ऑल दिस थिंग्स। तुमने एक मेटल लिखा है, मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। नियॉन 10 3s2। हंसो मत तुम लोग हंसो मत। फर्स्ट बेंच में आके बैठोगे? हाँ तुम दोनों फर्स्ट बेंच में आके बैठोगे? तुम दोनों को नहीं बोल रहा हूँ, इन दोनों को बोल रहा हूँ। तो ये मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? 2 छोड़ के मैग्नीशियम क्या होगा? बोलो, बात समझ में आया कि नहीं आया? आया? ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन मिला उसको?
अब आता है तुम्हारा ब्रोमीन। ब्रोमीन का कॉन्फ़िगरेशन कितना है? ये ब्रोमीन का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब ये ब्रोमीन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? एक गेन करेगा। एक गेन करके ब्रोमीन क्या बनेगा? Br नेगेटिव। Br नेगेटिव बनेगा। अब मुझे बताओ, इसने दो छोड़ा है ना, एक ब्रोमीन ने तो एक ही गेन किया, तो यहाँ पे इसलिए दो ब्रोमीन लगेगा ताकि वो दो गेन करेगा, ताकि वो दो Br नेगेटिव बनेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और उसको क्रिप्टन का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। तुम में से कुछ लोग ऐसे लिख रहे हो Br2 नेगेटिव, कुछ लोग लिख रहे हो Br2 नेगेटिव। ये सभी चीजें बहुत ही गंदे तरीके से गलत है। Br2 नेगेटिव नहीं होता है, ब्रोमीन का वैलेंसी 2 नहीं होता है कि उसके सिर के ऊपर हम 2 बिठा दें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ब्रोमीन Br2 नेगेटिव ऐसे भी नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे लिख रहे हैं Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Br2 2 नेगेटिव। सब गलत है, सब गलत है। यहाँ पे कुछ प्रेजेंटेशन को सीखो। Br2 तुमने लिख दिया माना तुमने एक एब्सोल्यूट मॉलिक्यूल बना दिया तुमने। Br2 इज ए मॉलिक्यूल, ब्रोमीन गैस। जैसे H2 होता है, Cl2 होता है, ऐसे Br2 एक गैस होता है। अगर गैस, एटम, गैस, मॉलिक्यूल, आयन, इन्हीं चीज़ों का डिफरेंस तुमको समझ में नहीं आएगा तो तुमको क्या समझ में आएगा? मतलब क्या करोगे तुम? व्हाट इज Br? नॉर्मल Br। मुझे एक बात बताओ, कल को मैं तुमको अगर लिख के दिखाता हूँ, ये मैंने लिया एक Br, ये मैंने लिया एक Br2, ये मैंने लिया एक Br नेगेटिव, ये मैंने लिया एक Br पॉजिटिव, ये मैंने लिया एक Br2 पॉजिटिव, ये मैंने एक लिया Br2 नेगेटिव। क्या तुमको इन सबका डिफरेंस समझ में आता है? कोई है जिसको ये सबका डिफरेंस समझ में आता है? व्हाट इज दिस ब्रोमीन? व्हाट इज दिस? हाँ, नॉन मेटल। यहाँ पे सभी ब्रोमीन नॉन मेटल ही है। हाँ, एलिमेंट है। यहाँ पे ब्रोमीन तुम्हारा एटॉमिक फॉर्म में है या फिर एलिमेंट बोलेंगे हम इसे। और अगर हम इसको नाम जो देंगे, इसका जो नाम देंगे वो नाम होगा ब्रोमाइन एटम और ब्रोमाइन एलिमेंट। इसको क्या बोलेंगे? ये एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, इसको हम बोलेंगे ब्रोमीन मॉलिक्यूल और ब्रोमीन गैस और लिक्विड, क्योंकि ब्रोमीन गैस लिक्विड फॉर्म में रहता है। गैस लिक्विड नॉर्मल रूम टेम्परेचर में गैस हो जाता है। व्हाट इज Br नेगेटिव? Br नेगेटिव को क्या बोला जाएगा? यूं तो ये सभी आयन से, सभी आयन है, बट इनका नाम क्या होगा? किसी को आता है? सब में लिख देंगे क्या? ब्रोमीन आयन, ब्रोमीन आयन, ब्रोमीन आयन, ब्रोमीन आयन। और अगर मुझे एक बात और बताओ, अगर तुमको मान लो ये चीज समझ में तुमको नहीं आया, नहीं आता है तुमको, ये क्या है तुमको नहीं आता है, तो ये किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है? टीचर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये तुमको समझा है? एब्सोल्युटली नॉट। हमें भी किसी टीचर ने ये नहीं पढ़ाया। तुम्हारे पास एनफ फैसिलिटी है। अगर तुमको कुछ समझ में ना आए, तुम इजीली एआई को पूछ सकते हो कि इन सब चीज़ों में डिफरेंस क्या है, बट तुमको पढ़ना ही नहीं है। व्हाट इज Br नेगेटिव? ब्रोमाइड। वेरी गुड, ब्रोमाइड। Br नेगेटिव है तुम्हारा ब्रोमाइड आयन। याद रखना, जब भी किसी चीज में आइड लग जाए, आइड, एट, आइट, ITE, IDE, IATE, माने दैट इज रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव। इसको क्या बोलेंगे?
आई एम प्रिटी श्योर तुमको नहीं पता होगा। हाँ, तुमने कभी ऑब्जर्व किया है सब पॉजिटिव में ना एंड में इयाम लगता है, इयाम। हाँ, ब्रोमियम बोलेंगे इसको, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम। हाँ, सब पॉजिटिव जो होता है Ca2 प्लस, Mg2 प्लस, K प्लस, Na प्लस, सब में इयाम 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 लगता है। तो Br प्लस है ना, ब्रोमिनियम आयन होगा ये। ठीक है ना। अब ये दो कंपाउंड जो मैंने तुमको लिखा है ना, ये बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करते। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? दिस कंपाउंड नेवर एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट। माने कभी कभी तुमको ये मिलेगा, यू विल नेवर गेट इट, यू विल नेवर गेट इट। बट ये लिखाने का तरीका, इसलिए ये लिखाने का रीजन ये है ताकि तुमको अगर कोई मतलब अगर नाम कोई पूछे तो यू कैन से जस्ट से द नेम। Br2 प्लस, इसको हम ब्रोमिनियम तो नहीं बोल सकते, ब्रोमिनियम मॉलिक्यूल आयन भी नहीं बोल सकते, आइदर ये मॉलिक्यूल है या फिर आयन है। तो इसको हम बोलेंगे डाई ब्रोमिनियम आयन, इसको हम बोलेंगे डाइब्रोमाइड आयन। दो ब्रोमीन है ना, इसलिए। सेम ऐसे ही कुछ चीजें होते हैं ऑक्सीजन के लिए। जब रेडॉक्स में जाओगे तो ये मिलेंगे, ओ नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, हाँ। तो ये क्या है? ये तो तुम्हारा है नॉर्मल ऑक्सीजन, एटम बोल लो या फिर एलिमेंट बोल लो। इसका नाम है ऑक्साइड, इसका नाम है पेरोक्साइड, इसका नाम है सुपरऑक्साइड। और ये जो है ना बेसिकली ये O नेगेटिव ऐसे नहीं रहता है, मतलब कभी एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए इसका कुछ नाम नहीं है। अगर ये किसी के साथ हो, फॉर एग्जाम्पल ये किसी Z के साथ हो, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, ZO नेगेटिव, तो इसको हम ऐसे नाम देंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, Z ऑक्साइड। लाइक यहाँ पे अगर एक एल्काइल ग्रुप लगा हो R, तो इसको हम नाम देंगे एल्कोक्साइड। एक हाइड्रोजन लगा हो तो हम इसको नाम देंगे हाइड्रोक्साइड, तो इसको हम लिखेंगे नाम डैश ऑक्साइड। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली तुमको ये सब चीजें सीखना होगा, और भी बहुत सारी चीजें सीखना होगा। तुम इसको अपना फॉर्चुनेट समझो या फॉर्च्यून समझो या फिर मिसफॉर्च्यून समझो। Anyways, these are the exact presentation, because we have to make the number of electron that has been released and consumed should be equal. Should be equal. Now we have Mg2 positive. Now we have this Mg2 positive plus ये दो ब्रोमीन नेगेटिव, ये मिलके, क्योंकि Mg दो पॉजिटिव है ना, उसको बैलेंस करने के लिए दो नेगेटिव चाहिए, तो Mg Br2 बन जाएगा। सो वी विल गेट Mg Br2। बोलो किसी को कोई डाउट है? हाँ, कोई डाउट होने से पूछ सकता है। बार बार बोलता हूं तुम लोगों को एक चीज, साइंस लिए हो तो खाना पीना, नहाना, हगना, मुतना और पढ़ना और सोना, इसके अलावा और कोई काम तुमसे नहीं होना चाहिए। यू आर नॉट जस्ट मेड अप फॉर दिस काइंड ऑफ hanging out here and there, watching movie, series, playing video games and all. You are not meant for that. And if you want to do it, then commerce and arts will be a better option for you.
You may feel that I am roasting you. I am not roasting you. I am just saying you the fact. अगर साइंस लिए हो तो जो नॉर्मल सर्वाइवल मोड के लिए जो सब काम करना होता है वो करना है, और उसके बाद जितना भी टाइम मिलता है उसका 90% पढ़ना है। सोने में तुम्हारा 7 घंटा चला गया, 8 घंटा चला गया, इधर उधर में खाना पीना, वॉशरूम, इन सब चीज़ों में तुम्हारा और 3 घंटा चला गया है, 8 3 11 घंटा चला गया है, तो जो बाकी 13 घंटा बचा है उस 13 घंटा में तुमको 12 घंटा पढ़ना ही है। और एक बैड हैबिट क्या बना लिए हो कि ट्यूशन आएंगे या फिर स्कूल जाएंगे तो जो क्लास में चल रहा है उसको थोड़ा सा इधर देखेंगे, थोड़ा उधर देखेंगे, थोड़ा इधर उधर सब देख लेंगे और सोचेंगे कि ये तो घर जाके देख ही लेंगे। इट इज जस्ट इंडिकेशन दैट यू हैव ए वेरी पुअर ब्रेन, कि एक बार यहाँ पे देखना पड़ रहा है, फिर एक बार घर में जाके देखना पड़ रहा है, फिर एक बार वीडियो देखना पड़ रहा है, और कितना देखोगे। Now we are done with our ionic bond. Now we will see covalent bond. Although covalent bond में बहुत सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, H2O, O2, NH3, NH4 पॉजिटिव, NH2 नेगेटिव, CH3 पॉजिटिव, ये सब कर लिया ना। यही है बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में एज सच बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये जितने भी लाइन्स है ये मैं तुमको नहीं दूंगा, बेसिकली लिखना विखना नहीं है ये, ठीक है ना। ये सब हमने डिस्कस कर लिया है कि 2 इंपॉर्टेंट चीज हमने बोला था लास्ट क्लास में। जब कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शेयर होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। आमतौर पे कोवेलेंट बॉन्ड किनके बीच में होता है, कोई बता सकता है? कोवेलेंट बॉन्ड किनके बीच में होता है, कोई बता सकता है? नॉन मेटल एंड किसके बीच में होता है? नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। तुम लोगों को कभी कभार ऐसा लगता होगा कि सर ये क्या बोलते हैं यार, ये इंसान इतना कि डिमोटिवेटिंग है, ये क्या बोलता है, ये सिर्फ बोलता है आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, साइंस नहीं होगा, ऐसे करने से तो हमारा मॉरल डाउन होगा। तुम्हारा देखो, आई रियली डोंट केयर अबाउट हाउ डू यू फील फॉर मी एंड हाउ योर मॉरल वर्क। I really don't care. I just know how to speak the truth. And when I see before me that there are students who are not giving even giving their 20% or 30% effort, I am not saying that you all are dumb and you people cannot do science. Trust me, I didn't mean that. I mean that your attitude towards study is not for science. I'm not saying that, for example, this is a boy, he can't make science, he can't like study science. I'm not saying that. He, she, इनके बीच में भी अगर कोई वो होता है, क्या बोलते हैं, कोई गे लेस्बियन, हर कोई कर लेगा साइंस। इसमें क्या है, एक सब्जेक्ट ही तो है, एक कॉन्सेप्ट ही तो है, समझ रहे हो, समझ गए, खत्म बात। प्रॉब्लम है तुम्हारे एटीट्यूड में। दिस एटीट्यूड इज नॉट फॉर साइंस। और जो मेरे बातों से तुम्हारा मॉरल डाउन होता है या फिर तुमको वो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली डोंट नो हाउ टू मेक पीपल हैप्पी, एंड दैट इज ए गुड साइन और बैड साइन इन मी, वॉट एवर यू से। 2 दिन पहले, विल यू बिलीव मी, 2 दिन पहले नहीं, यस्टरडे नाइट को एक बंदे का फोन आता है। फोन आके क्या बोल रहा है कि सर मेरा तो वो लगा था, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आरटी लगा था, हमारे स्कूल का है, हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में आरटी लगा था, मैंने केमिस्ट्री को फिर से रिपीट किया लेकिन फिर भी मैं फेल हो गया, अब मैं क्या करूं। तो मैंने, और उस बंदे को बेसिकली मैं अच्छे से पहचाना भी नहीं, मतलब ही वाज सो होपलेस, ही जस्ट एट द एंड ही कॉल्ड मी। वो स्कूल में भी ना मेरा उसके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता था और ना ही ट्यूशन में पढ़ता था, मतलब वो मुझसे थोड़ा सा जोन आउट ही था। ही कॉल्ड मी, माने उसके पास और भी कुछ 2-4 ऑप्शंस थे, वो वहाँ पे कॉल करके वो वहाँ से निकल गया और अभी उसको कुछ होप नहीं दिख रहा है, तो उसने मुझे फ़ोन किया। अब तुम मुझे बताओ, इफ़ यू कीप योर सेल्फ इन माई प्लेस, व्हाट विल बी योर आंसर। मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं फेल हो गया, मेरा आरटी लगा,
इस गधे को मैंने पूछा कि भाई तूने अगर तुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आरटी लगा है तो तू दोनों को रीअपियर क्यों नहीं किया? उसने बोला सर, बंदा देखो कितना बेवकूफ है, उसने बोला सर एक में ही तो पास होने से हो जाता है ना, 5 सब्जेक्ट ही तो दिखता लेता है, तो मैंने सोचा केमिस्ट्री कर लूं। मैंने बोला तुझे दोनों करना चाहिए था, अगर किसी एक में फेल हो गया किसी और में पास हो जाएगा देन यू विल बी सेव। कितना रिस्की खेला, सोचो कितना रिस्की खेला। उसने एक ही लिया और उसमें ही फेल हो गया। और वो सोचा सर मैंने तो सोचा था कि केमिस्ट्री फिजिक्स से इजी होता है, और एक तुम लोगों को ब्लंड मिटा दो तुम लोगों का, केमिस्ट्री फिजिक्स से बिल्कुल इजी नहीं होता है। फिजिक्स इज मच मोर इजियर देन केमिस्ट्री, मच मोर इजियर देन केमिस्ट्री। यू कैन रिलेट थिंग्स, यू कैन सी द थिंग्स। केमिस्ट्री इज मच मोर डिफिकल्ट सब्जेक्ट। वो उसने ऐसा किया, अभी मैं उसको क्या बोलूँ? मैंने बोला कि ऐसा होने से तो फिर से 12 रिपीट करना होगा सर, और कुछ हो नहीं सकता है क्या? कल स्कूल जा रहा हूँ, मैं इन लोगों से बात करता हूँ, मुझे भी इतना कुछ पता नहीं है इस बारे में, तू कल मुझे फ़ोन करना। वो फ़ोन पता नहीं आज करेगा कि नहीं करेगा। व्हाट कैन आई डू? तो यू वांट टू सी योरसेल्फ इन दैट स्टेज, नॉट टू फेस द माई रियलिटी चेकिंग दैट आई एम गिविंग यू। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी स्कूल में पता है ना वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग चल रहा है, हमारे टीचरों का ट्रेनिंग चल रहा है अभी। तुम लोग जो लोग स्कूल गए हो तुम लोगों को पता होगा। तो ट्रेनिंग में हमें सिखाया जा रहा था कि स्टूडेंटों का मॉरल डाउन नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहिए कि तुमसे होगा तुमसे होगा। ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ये पूरा का पूरा एक गलत चीज़ है जो पूरे सिस्टम में घूम रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई अगर मुझे आके मोटिवेट करे कि तुम बहुत अच्छा फुटबॉल खेल लोगे, फुटबॉल खेल लोगे, फुटबॉल खेल लोगे, फुटबॉल खेल लोगे, मुझसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वो मेरा नीच ही नहीं है। तो क्या कोई स्टूडेंट साइंस नहीं कर सकता है? ही, शी, can't they do science? Absolutely can do science. Absolutely. Science is not something, कुछ ये रॉकेट साइंस नहीं है, क्वांटम साइंस नहीं है कि तुम नहीं कर सकते क्लास 11-12 का साइंस। जस्ट तुम इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम उस हिसाब से एफर्ट नहीं दे सकते, या फिर देना नहीं चाहते, या फिर तुम्हारे पास कुछ सब्स्टिट्यूशन में कुछ और भी चीजें हैं जो तुमको और भी ज्यादा प्लेजर देता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी तक नहीं हो रहा है। अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रहा है। इज दिस जस्ट अ जोक और व्हाट? जस्ट अ जोक और व्हाट? बोलोगे कि आई एम सो डिमोटिवेटिंग एंड ऑल ब्ला 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 ब्ला। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट केयर व्हाट द हेल यू थिंक अबाउट इट, आई डोंट केयर, बट at least you have to understand whatever I am saying you, I have no intention to hurt you, I'm just saying the truth. If it hurts you then it is your problem, if it is totally your problem it is. तो नॉन मेटल क्या करता है? नॉन मेटल इज ए इलेक्ट्रॉन रिच और डेफिशिएंट स्पेसिस। हेलो, नॉन मेटल इज ए इलेक्ट्रॉन रिच और डेफिशिएंट स्पेसिस। बोली ना, सॉरी, non-metal is a electron rich species or electron deficient species? Deficient, क्यों? Very good, he answered right. Non-metal, metal और non-metal में यही डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस होता है। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो गेन कौन करेगा? जो खुद डेफिशिएंसी में हो वो गेन करेगा, और जो खुद रिच में हो वो तो डोनेट करेगा। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? So non-metal is electron deficient, and this non-metal will also be a electron deficient. Yes or no? तो दो गरीब क्या करेंगे आपस में? ये दोनों गरीब है, तो इनके पास एनफ पैसा नहीं है कुछ एक चीज खरीदने के लिए। अब इनको कुछ अच्छा लग गया कि चलो ये खाने का चीज अच्छा लग गया, इसका कीमत है 200 रुपए। तू भी गरीब मैं भी गरीब, क्या करते हैं, चलो तू 100 दे मैं 100 देता हूं और मिलके खरीद लेते, है ना? क्योंकि 100 में हमें हाफ तो देगा नहीं, तो तू भी 100 दे मैं भी 100 देता हूं। तो ये दोनों क्या करते हैं आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये दोनों एक दूसरे के डेफिशिएंसी को फुलफिल कर लेते हैं।
और हमने एग्जाम्पल लास्ट क्लास में देखा था, तो आज हम इतना ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं करेंगे इसके, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल में ये फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। ये दूसरा फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7, ये दूसरा फ्लोरीन है। अब दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। मेरे बातों को ईगो में मत लेना, ठीक है ना। ये दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। तो शेयर करने से ये एक फ्लोरीन और ये एक फ्लोरीन, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये सुन लो, ये सुन लो, एंड दे हैव मेड द कंप्लीट बॉन्ड। किसी को कोई डाउट होने से पूछ सकते हो, एंड आई रियली डोंट थिंक कि तुमको यहाँ पे डाउट होना चाहिए ऑनेस्टली। अगर आज डाउट होगा तो बोलूंगा कि लास्ट क्लास में क्या बोले थे। और सर को कुछ पूछने में डर लगता है, पूछने में डरने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डर तुमको तब लगना चाहिए कि जब बोला जाता है कि आज ये देख के आना, ये सीख के आना, ये पढ़ के आना, उसके बाद तुम नहीं पढ़ के आते हो, तब तुमको एक्चुअली में डरना चाहिए, तब मैं तुमको जलील करूंगा। तो दिस इज बेसिकली व्हाट एस्पेक्ट ऑफ कॉसेल एंड लुईस। बेसिकली कॉसेल ने आयनिक कंपाउंड होने का वो दिया था, और लुईस ने कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं उसका वो उसने थ्योरी दिया था। बेसिस था कॉसेल का, आयनिक का बेसिस था इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और लुईस का बेसिस था ऑक्टेट रूल, ठीक है ना। तो इसके साथ हम इस चैप्टर में बहुत आगे आ चुके हैं। और यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में ये बना लिया था ना, H2S, ये 3 बना लिया था ना। हाँ, आज हम ये CO3 2- बनाएंगे। मैं बनाऊंगा, तुम लोग अभी कोशिश मत करो, नहीं तो ये प्रॉब्लम होगा। ये कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है, CO3 2- एंड HCOOH। क्या होता है, लुईस डॉट जब बनाते हैं ना, तो सबसे पहले अगर हम पहले ही स्ट्रक्चर जान ले, तो वो हमें बहुत मदद करता है। जैसे कि ये HCOOH का स्ट्रक्चर कैसे होगा, HCOOH ऐसे होगा क्या? ऐसे तो नहीं हो सकता है। ऐसे क्यों नहीं हो सकता है, कोई बता सकता है क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे क्या वायलेट हो रहा है ना? ऐसी कोई बात नहीं है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, दोनों सिंगल हो सकता है या फिर डबल भी हो सकता है। तो दोनों तो सिंगल ही है, एक सिंगल, तो इस ऑक्सीजन का डबल 2 हुआ, इस ऑक्सीजन का एक सिंगल, तो इसका भी 2 हुआ। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, तो ये हाइड्रोजन भी 1 बॉन्ड बनाया, इस हाइड्रोजन ने 1 भी बॉन्ड बनाया। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावेलेंट होता है, लेकिन यहाँ पे 2 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। अब तुमको लग सकता है ये मुझे कैसे समझ में आएगा कि ये ऐसा है? तो देखो, ये धीरे धीरे तुमको समझ में आएगा जब तुम ऑर्गेनिक में घुसोगे, जब तुम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ोगे, ये सब, बिकॉज दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तुमको थोड़े बाद समझ में आएगा। अभी तुम स्ट्रक्चर जान लो, देन यू ट्राई टू ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, सिमिलरली CO3 2-, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। मैंने तुमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे दिया, अब तुम स्ट्रक्चर के बेसिस पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, प्लीज ट्राई इट। डबल बॉन्ड बनाया ना, हाँ, वो अगर मतलब वो आपने उससे बताया, वो अगर नीचे आ जाए नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम ही। हो सकता है। हाँ, हो सकता है। बनाओ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। पहले ऐसे नहीं करते, पहले सभी एलिमेंट्स को एक साथ ड्रॉ करो,
उसके बाद ना तुम ऐसे सर्कल बनाओगे। तुम सिर्फ सी ओ से ही बना लोगे, ये दोनों ओ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा क्या? बना बना, ट्राई कर, कोई बात नहीं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो हम बना के देंगे। रुको आ रहा हूँ। खुद से बना भार्गव। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 6 होते हैं। तुमने 2 ही क्यों दिया? 1 2 3 4 5 6 नहीं होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, बाकी देखो सब मिल जाएगा अभी। अभी ये भी ऑक्टेट कंप्लीट, हाँ आ रहा हो, रुक जा। ये भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका तो डबलेट है। इसका 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 ये इसके साथ शेयर नहीं करेगा क्या? कौन देगा इसको? ये भी ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी। फर्स्ट समझ में आ रहा है? ऐसे CO3 2 नेगेटिव भी बनाओ। हाँ सही है, ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड, सही बनाया। विनय दिखा मुझे क्या बना रहा है तू, बना जल्दी बना। ए तू H2S क्यों बना रहा है? तू पागल है क्या? CO3 2 माइनस, और क्या बोल रहा हूँ, तुझे समझ नहीं आ रहा है? बेटा CO3 2 माइनस है, तुझे स्ट्रक्चर मैंने बना के दिया, तू 2 ऑक्सीजन से क्यों बना रहा है? CO2 क्यों बना के दे रहा है मुझे? तू समझा मैं क्या बोला? ये तुम लोग शायद मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। मैंने बोला है, मैंने तुमको स्ट्रक्चर बना के दिया है, अब तुम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ इसी स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है? हाँ ना, बिना बोलो। अच्छा बनाया, दो, सही है। इसका भी 8 कंप्लीट हो जाएगा ना? हाँ, सही है। और इसका भी 8 कंप्लीट हो गया ऐसे, इसका भी 8 कंप्लीट हो जाएगा ऐसे, ये ऐसा है ना? इसका भी 8 कंप्लीट, 2 कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी 2 कंप्लीट हो जाएगा, सही है। और ये क्या बना है? ये तो गलत बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8 है ना? 8 है, और ये 9 है, तो 9 हो गया ना? और सॉरी मैंने गलत दे हाँ, दिया। तो इसको ठीक करो, इसको ठीक करो। एक बात बता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया ना? ठीक है, वो होगा, नहीं होगा ना? कार्बन के पास कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 है। ये किसका इलेक्ट्रॉन है? अच्छा, तो कार्बन के पास कितना है? 1 2 3 4 5 6, 8 8 होना चाहिए ना? तो 3 4 5 6 7 और इसका ये 8 और ये 9।
एक सेकंड, एक सेकंड। सुनो सुनो, ओए रहने दो, मैं ड्रॉ करता हूं और देखना तुम्हारा मिला कि नहीं मिला। इस चीज को समझो, CO3 2 निगेटिव ऐसे बनाया था ना, ऐसे बनाया था ना। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 1 2 3 4। ये कार्बन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हुए ना। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अब देखो, 2 तो शेयर किया उसने, 1 2 3 4 5 6 हुआ। इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना है? 6 है, लेकिन क्योंकि निगेटिव है तो एक और ज्यादा है तो 7 है। बात समझ में आ रहा है? तो 7 कैसे देंगे? 1 है, 2 3 4 5 6 7। कोई डाउट? इस ऑक्सीजन का भी सेम 6 है, एक निगेटिव तो 7 है। 7 कैसे देंगे? 1 2 3, एक तो शेयर किया, 2 3 4 5 6 7। आप देखो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है? इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है? इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है? और अब इस कार्बन का देखो, इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बोलो। नहीं, अभी तुमको कब डबल बॉन्ड है कब सिंगल बॉन्ड है अभी वो समझने का टाइम नहीं है। अभी जो डबल बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे देंगे वो है। अगर डबल बॉन्ड है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना, सिंगल बॉन्ड है तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। 3 बॉन्ड माने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। नहीं, सही है तुम्हारा। अब देखो इसका, लुक, H C डबल O, ये था। कार्बन का कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4 है। 1 2 3 4, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का कितना है? 1। सॉरी, हाइड्रोजन का कितना है? 1। ऑक्सीजन का कितना है? 6 है ना। ये देखो, 1 2 बॉन्ड बनाया तो दोनों के साथ 1 शेयर किया होगा, और बाकी 4 है। 1 2 3 4। इस ऑक्सीजन का कितना है? 6 है। 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। इस हाइड्रोजन को 2 मिला, इस हाइड्रोजन को 2 मिला, इस कार्बन को 8 मिला। बात समझ में आ रहा है कैसे बनाते हैं? हाँ, समझ में नहीं आ रहा? बोलो क्या क्या समझ में नहीं आया? बोलो। हाँ, लास्ट वाला बॉन्ड ऑलरेडी तुम्हारे पास है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्लीज लिसन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच बॉन्ड हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कार्बन का तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, वो देखो 4 व्हाइट इलेक्ट्रॉन है। जो उसने 4 बॉन्ड किया, माने चारों बॉन्ड में उसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया। बात समझ रहे हो? तो ये देखो 4 व्हाइट बॉन्ड है, 1 2 3 4। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? आया? हाइड्रोजन में हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है? 1 ही बॉन्ड बना रहा है। और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 ही है। माने हाइड्रोजन ने वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ठीक है ना। ये देखो, हाइड्रोजन ने ये शेयर किया,
इस हाइड्रोजन ने ये शेयर किया। बात समझ में आया? गया। अब आओ ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। यहाँ पे ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे डाल दिया, और बाकी कितना बचा? 4 बचा। तो 4 तुम कहाँ पे डालोगे? तुम बॉन्ड में और डालोगे क्या? और तो बॉन्ड में नहीं डाल सकते ना, बॉन्ड में तो 2 डाल दिया, बाकी 4 उसके साइड में डालेंगे। बस समझ में आ रहा है? साइड में मतलब वो जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? जो साइड में बिना बॉन्ड बनाए रहता है, लोन पेयर बोलते हैं, और जो बॉन्ड बनाता है उसे बॉन्ड पेयर बोलते हैं। फिर इस ऑक्सीजन को देखो, ये भी सेम 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 1 2 इलेक्ट्रॉन, और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन उसके साइड में रहेगा, 1 2 3 4। अब अगर तुम काउंट करने जाओगे तो हाइड्रोजन को तो 2 ही चाहिए होता है, हाइड्रोजन को 8 नहीं चाहिए होता है, हाइड्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता है, तो हाइड्रोजन 2 से ही सेटिस्फाइड है। ये देखो 2, ये देखो 2। ऑक्सीजन को कितना चाहिए होता है? 8 चाहिए होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सामने वाले के साथ जो शेयर किया है वो 8 उसके पास हो गया है उसका। इस ऑक्सीजन के लिए भी सेम 8 हो गया है। इस कार्बन के लिए कितना हुआ है? 1 2 3 4, ये जो कार्बन का खुद का था, ये हाइड्रोजन का 6 5, ये ऑक्सीजन का 6, और इसका 7, इसका 8, इस ऑक्सीजन का। बात समझ में आया? ठीक है। नाउ अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन के साथ एक आंसर है। क्वेश्चन में पहले है कि डिफाइन ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? कि सभी एलिमेंट्स अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखे, है ना? ये ऑक्टेट। CO3 2 नेगेटिव है, तो सर आपने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, हाँ, तो सर ऑक्सीजन का तो 8 हो गया बैलेंस। वैलेंसी 8 हो गया। हाँ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ हुआ है दिखाओ मुझे। सर 2 अगर ऐड नहीं, तुम मुझे कहाँ पे 8 हुआ है दिखाओ। सर ये कौन सा ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हो? O3 2 नेगेटिव। यहाँ पे बताओ कौन सा ऑक्सीजन में 8 हुआ है? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। हाँ, ये एक शेयर हुआ है, ये एक शेयर हुआ है। हाँ, फिर 2 निगेटिव है। कितने इलेक्ट्रॉन 2 निगेटिव है? 3 इलेक्ट्रॉन 2 निगेटिव है। 3 इलेक्ट्रॉन 2 निगेटिव नहीं हो सकता है। 3 में एक न्यूट्रल है, और एक में ये लाल कलर का निगेटिव, एक में ये लाल कलर का निगेटिव। बात समझ रहे हो ना? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6, और एक निगेटिव आ जाए तो कितना होगा? 7। अब देखो मैंने 7 लिखा है कि नहीं लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7, और जो शेयर किया है कार्बन के 1 के साथ, वो मिलके उसका 8 हुआ है, तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है ना उसका। प्रॉब्लम क्या है? ना मतलब तो समझ में आया तुमको? ना देने से भी होगा, लेकिन ये सर्कल बनाना जरूरी है। यहां पे देख सकते हो, बहुत बात कर लिया तुम लोगों ने, अभी सुन लो। डिफाइन ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल डिफाइन करना है तुमको, तो ये डेफिनेशन है। ऐसा नहीं है कि तुमको यही डेफिनेशन पूरा एकदम रट्टा मार के सीख के जाना होगा। ऑक्टेट रूल क्या है? एवरी एलिमेंट टेंड्स टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल सो दैट इट कैन गेट नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आ रहा है? सभी एलिमेंट चाहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में हो, आयुष्मान, तो ताकि वो क्या हो जाए, नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसको मिल जाए। बात समझ रहा है? हाँ। अब नेक्स्ट है कि लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। इस ऑक्टेट रूल के क्या लिमिटेशन है? तो लिमिटेशन कुछ ऐसे है, बेसिकली 3 लिमिटेशन है, ठीक है ना? लिमिटेशन माने कुछ एलिमेंट्स ऑक्टेट रूल बिना हुए भी, मतलब बिना 8 इलेक्ट्रॉन हुए भी ये लोग स्टेबल है। तो पहला होता है, पहला लिमिटेशन है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, या फिर हाँ इनकम्प्लीट ऑक्टेट।
इनकम्प्लीट ऑक्टेट माने जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिनको 8 इलेक्ट्रॉन नहीं मिला फिर भी वो स्टेबल है। एग्जाम्पल LiCl, लिथियम का वैलेंसी कितना है? 1 है। लिथियम का वैलेंसी 1 है ना, लिथियम के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन का कितना है? क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 है, 8 है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना। क्लोरीन को तो ऑक्टेट मिल गया, पर लिथियम को तो सिर्फ 2 ही मिला, है ना। तो लिथियम उसके इन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ही लिथियम खुश है। BeH2, बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? यहां पे मत देखो, यहां पे मत देखो, ऐसे बोलना है, यहां पे देख के कुछ नहीं समझोगे। 4 इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के पास। वैलेंस शेल में कितने हैं? 4 है और वैलेंस शेल में बोले 8 है। 2, ठीक है, 2 है वैलेंस शेल में। तो ये देखो बेरिलियम का 1, 2, ठीक है ना। उसने 2 है उसके पास, 1 शेयर किया। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने हैं? 1 है। ये देखो, हाइड्रोजन को तो 2 ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, हाइड्रोजन तो 2 के साथ ही खुश है। लेकिन बेरिलियम को कितना मिला? 4 इलेक्ट्रॉन मिला ना। ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या? नहीं हुआ है ना, फिर भी वो खुश है। अब बताओ मुझे, बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है ना। 1, 2, 3, बात समझ में आया। और क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो ये देखो, इसको मत देखना, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो देखना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस क्लोरीन को ऑक्टेट मिला ना, मिला। इस क्लोरीन के भी वैलेंस शेल में 7 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस क्लोरीन के वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बताओ मुझे, बोरॉन को अब कितना इलेक्ट्रॉन मिला? अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन काउंट करने में समझते नहीं है, बोलना शायद गलत होगा, समझना चाहते नहीं है। क्या करते, कहीं से भी किसी का भी इलेक्ट्रॉन को लेके आ जाते हैं। अबे वो एक एटम है, एमीबा नहीं कि ऐसे ऐसे शेप बना के कुछ भी एक तुम उसका इलेक्ट्रॉन बना दोगे। तुम देखता हूं मैं कैसे कैसे ऐसे करके सब इलेक्ट्रॉन लेके आ, तू भी आ। एटम है, एमीबा नहीं। थोड़ा सा सुंदर करके उसको दो, ठीक है ना। यू तो बहुत ही अच्छे से सज धज के आते हो सब लोग ही, पूरा एकदम टिप टॉप। तो अपने एटम्स को भी पूरा एग्जैक्ट पोजीशनिंग में करो। पोजीशनिंग मैटर्स। अगर तुम्हारा हाथ एक हाथ ऐसे हो जाए तो फिर तुम ऐसे ऐसे चलोगे। फिल्टर देखते हो ना, एक आंख ऐसे आ गया, एक आंख ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। सो ब्रदर, पोजीशनिंग मैटर्स। ये सुनो, क्या है, क्या कर रहा है? कान एक ऊपर एक नीचे, चश्मा ऐसे रहेगा, अच्छा लगेगा देखने में। हाँ, तो फिर वो तू बोल रहा है ये मेरा हाथ का बोल रहा है, तो फिर हाँ, मेरा हाथ जो तेरा है, मेरा हाथ तेरा है, तेरा है। वो हाथ तेरा होता है आफ्टर सर्टेन एक्टिविटीज। नॉर्मली तो सही है ना। तुम ये लोग ऐसे हंस रहे जैसे कि ये लोग चाहते थे कि मैं पूरा लंगड़ा ही पैदा हो जाऊं, कि मैं लंगड़ा के चलूं, ऐसे चलूं।
हंसते ऐसे रहे। देख ले देख ले। बेटा देख ले इधर। तो बोरॉन को कितना मिला? बोरॉन को मिला 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये होगा ये सब? नहीं होगा। होगा। बिना 8 हुए भी ये सब लोग स्टेबल है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब लोग कंपाउंड बनाते हैं। सो दिस इज एन एक्सेप्शन फॉर ऑक्टेट रूल। ये सुन लो, या फिर हम बोल सकते हैं लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ठीक है, ठीक है, कुछ बता दिया करो। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अब ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड। देख इधर, ऑड बोलते ही तेरा आवाज निकल के आ गया। तू हमेशा ऑड में ही रहेगा, तू इवन नहीं बन पाएगा। तू इधर देख, मेरा बद्दुआ है ये। तू हमेशा ऑड ही रहेगा। 1 2 नहीं बन पाएगा तू। इवन नहीं बन पाएगा। इधर देखो, ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें 8 तो छोड़ो, ऑड रह जाते हैं 7, ऐसे कुछ, तो वो भी स्टेबल होते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल NO, ठीक है ना? ये देख रहा है तू, तेरे लाइफ में ये बहुत मिलेगा तुझे। अब तू इधर देख, माने नाइट्रिक ऑक्साइड बोल रहा हूं मैं नाइट्रिक ऑक्साइड बोल रहा हूँ। इधर देख, बहुत बार मिलेगा तुम लोगों को ये लाइफ में, आई मीन केमिस्ट्री में। तो क्या होता है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 है ना? ये देखो, जब मैं 5 लिखता हूं ना, तो मैं कैसे लिखता हूं समझो। जो बॉन्ड बनाएगा ना, ये 2 बॉन्ड है ना, तो हमने क्या बोला था, शेयर कर रहे हैं। सब गरीब लोग हैं यहाँ पे, शेयर कर रहे हैं। तो शेयर कैसे करते हैं? अब मान लो दो इंसान गया है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि पूरा बिल एक ही पे करेगा ना। तो इस बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 होता है, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन में इसके पास, इसका 2 और इस ऑक्सीजन का 2। बात समझ में आया? हाँ, अब नाइट्रोजन ने तो 2 दे दिया, नाइट्रोजन के पास और कितना बाकी है? नाइट्रोजन का टोटल 5 है ना, 2 दे दिया और 3 बाकी है। ऑक्सीजन का 6 है, 2 दे दिया और 4 बाकी है। ये देखो, और 4 हमने लिखा है। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ हो गया, देख रहे हो, ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो गया। लेकिन नाइट्रोजन का, वो हद से ज्यादा गरीब था, उसका 7 हुआ है, अभी तक 8 नहीं हुआ है, 7 इलेक्ट्रॉन। और इन दोनों का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? इसका 7, इसका 8, टोटल कितना है? 15 इलेक्ट्रॉन है ना। टोटल इन दोनों का 15 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स है। सो दे कैन नेवर अचीव दैट ऑक्टेट एक्चुअली, ठीक है ना? सिमिलरली ये क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। NO2 देख रहे हो, एक ही NO2 का 2 स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। एक ऐसा है प्लस माइनस, और एक ऐसा है, एरो देके लिखा है। अगर एरो दोगे तो प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर प्लस माइनस लिखोगे तो एरो देने की जरूरत नहीं है। सर ये एरो क्या है? ये एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी तुम इस स्ट्रक्चर को देखो, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने हैं? 6 है ना। ये देखो, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने हैं? इस ऑक्सीजन के, मनदीपा, इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। क्यों 7 क्यों है? एक माइनस है, ठीक है ना? सो जा
उसके गोद में सो जा। आमतौर पे तो 6 होता है, लेकिन यहाँ पे 7 है, इसीलिए एक नेगेटिव भी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जस्टिन, नाइट्रोजन का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? ये अभी हक देगा, 5। वेरी गुड। और एक पॉजिटिव है ना, तो कितना होगा? 6 होगा बोले 4 होगा, 4। तो ये देखो 4 है कि नहीं है? 1 2 3 और एक 4। बात समझ में आया? तो अब देखो, सबका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। हुआ है क्या? नहीं हुआ है। सो दिस इज ए लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। घर में सब होमवर्क रहेगा, ये जितने भी स्ट्रक्चर का अभी हम यहाँ पे करा के दे रहे हैं, ये घर में जाके करना होगा, ठीक है ना? लिख लिख के करना होगा। सर हम लिख लिख के ही करते हैं, वही तो प्रॉब्लम है, लिखते ही नहीं हो। होमवर्क सब लोग देते हो? सब में से सिर्फ 4 या 5 लोगों का ही होमवर्क मिलता है। उदित होमवर्क क्यों नहीं देता तू? हाँ, पेन नहीं है घर में? हाँ, टाइम नहीं मिलता? गेम खेल, टाइम मिलेगा। नेक्स्ट देखो, एक्सपांडेड ऑक्टेट। एक्सपांडेड माने हद से ज्यादा बढ़ गया है। 8 नहीं है अभी, 8 से ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, वो होते हैं एक्सपांडेड ऑक्टेट। तो यहां पे देखो कुछ कंपाउंड है, जैसे कि PF5, SF6, H2SO4। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें वैलेंस शेल में। PF5 फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। ये देखो 5। बहुत हेजिटेट कर रहे हो 5 बोलने में, ठीक है? 5 है। और हर एक इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया ना? तो अब फास्फोरस के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो चुका है? ठीक है ना? देखो यहां पे जब बॉन्ड बनाओगे ना, तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन लेते 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 यहां पे फ्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन भी मत ले लेना, ठीक है ना? थोड़ा सा अकल है ना, कि वो भी नहीं है, बेच खाए हो, क्योंकि ये फ्लोरीन का वो इलेक्ट्रॉन है। जो उसने शेयर किया है। तो सर ये दोनों किसने शेयर किया है? किसी ने शेयर नहीं किया है रे, ये दिखने में ऐसा लग रहा है। चलो तुम लोगों को ड्रॉ ही करके दिखा देता हूं। PF5 है ना, तो P में 5 है, 1 2 3 4 5। अब हर एक फ्लोरीन के साथ वो एक एक शेयर कर रहा है। ठीक है, सीधा बैठ जा। क्या हुआ है? पुराना दर्द जाग चुका है क्या? इधर देख, सीधा देख। अभी देखो, ठीक है। सिमिलरली SF6, H2SO4 ऐसे कुछ कंपाउंड्स है जहां पे सल्फर में 12 इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना? ये सभी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स यहाँ पे तुम्हारे पास है, घर में जाके इनका प्रैक्टिस करना। हर एक का मैं यहाँ पे ड्रॉ कराऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ पे सल्फर का तुम देख सकते हो, सल्फर ने यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन है ना? यहाँ पे भी सल्फर का 12 इलेक्ट्रॉन है ना? 12 इलेक्ट्रॉन कैसे नापते हैं पता है? तो ये गिन ले सल्फर ने कितना बॉन्ड बनाया है। 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बनाया ना। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 6 बॉन्ड में 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन है। इस सल्फर के पास 1 2 3 4 5
6, तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन ऐसा भी है कि सल्फर के पास 8 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। एग्जाम्पल के हिसाब से HCl2, ये कंपाउंड है HCl2, तुम देख सकते हो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स और क्लोरीन के ये इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी सल्फर के पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा नहीं है कि सल्फर ऑक्साइड माने ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कोई कि सर हम कब समझे कि सल्फर कब ऑक्टेट बनाएगा, कब क्या बोलते हैं उसे, कब 12 इलेक्ट्रॉन रहेगा, जब सिचुएशन ऐसा क्रिएट होगा। अभी उसके सामने 2 ही Cl है, 2 Cl के साथ बॉन्ड बनाना है। अभी सल्फर को बनाना है H2S, समझो सल्फर को बनाना है H2S, तो सल्फर क्या करेगा, एक ही तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना हाइड्रोजन के साथ, तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ सल्फर का, ठीक है ना। अभी यहाँ पे आगे अगर मान लो 6 क्या बोलते हैं उसे, 6 हाइड्रोजन आ गया, तो सबके साथ शेयर करेगा। 6 हाइड्रोजन बेसिकली SH6 नहीं होता है, SF6 होता है। 6 हाइड्रोजन आ गया, बस समझ में आ रहा है। तो फिर जाके वो अपने बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर करेंगे। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे सिचुएशन में 2 ही क्लोरीन है, तो 2 ही क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। अगर 6 क्लोरीन आ जाएगा तो 6 के साथ बॉन्ड बना के 12 हो जाएगा। लास्ट है अदर ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट थ्योरी। क्या होता है, हमें पता है कि नोबेल गैस कंपाउंड नहीं बनाते, है ना। अभी हम देखेंगे कि नोबेल गैस भी कंपाउंड्स बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या हुआ द्विजा, बोलो, मुझसे पूछो। दस मिनट बाद है टेस्ट। देखो अदर ड्रॉबैक कि हमारे पास जो है, इधर देख, इनर्ट गैस होते हैं ना, या फिर क्या बोलते हैं, नोबेल गैसेस होते हैं, वो भी कंपाउंड बनाते हैं। तो ये उनके कुछ कंपाउंड्स के कुछ वो है। मोबाइल लेके आ गया, बहुत 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 बड़ा तूने वो तीसरा खान बन गया तू, ठीक है। तो देख सकते हो, दिस इज वन ऑफ द कंपाउंड, दिस इज वन ऑफ द कंपाउंड, सो दे ऑल आर वायलेटिंग octet rule, okay. What write the favorable factor for the formation of ionic bond. ionic bond बनने के लिए 3 favorable factor बोलो, लो आयनेशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाई लैटिस एंथैल्पी। याद है ना, वो 3 फैक्टर था। ये फॉर्मल चार्ज का क्वेश्चन अभी नहीं होगा, इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, घर में बनाना। ये आओ, यहां से हम करेंगे क्वेश्चंस। एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड हैव, लिसन, एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड हैव 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 5 and 6, oh sorry 4 5 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय दिस एलिमेंट्स इंडिविजुअली विथ हाइड्रोजन। प्लीज सी, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या मॉलिक्यूल बनाएंगे ये लोग जब ये लोग इंडिविजुअली हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे? Which of the compound will have highest dipole moment? डाइपोल मोमेंट हम अभी नहीं कर सकते, ये बहुत दो क्लास बाद आएगा, ठीक है ना। पहले हम कंपाउंड बनाते हैं। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर तुम्हें पता है तो क्या तुम वैलेंसी निकाल सकते हो? हाँ हाँ,
प्रभास, इसका वैलेंसी बता कितना होगा एक्स का, इसका वैलेंसी बता। जस्टिन वैलेंसी बता इसका, वाई का एक्स का वैलेंसी बता। 4 होगा, वेरी गुड। वाई का वैलेंसी बता। क्या रे तू इसे इधर इधर हाथ दिखा रहा है, हाँ ज्यादा शाना बन रहा है। तामिद, वाई का वैलेंसी बता। हाँ कैसे हुआ 3, 8 - 5, वेरी गुड 3। जेड का वैलेंसी कितना होगा 1, 8 - 7, क्योंकि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रिलेशन ऐसा होता है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम होता है तो वही वैलेंसी हो जाता है, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 से ज्यादा होता है तो 8 - दैट नंबर होता है। राजवीर बात समझ में आ रहा है? अब समझो, अब बोला जा रहा है कि ये एक्स वाई जेड ये तीनों हाइड्रोजन के साथ कैसे बॉन्ड बनाएंगे। तो पहले देखो एक्स और हाइड्रोजन को हम एक साथ रख लेते हैं, ठीक है। एक्स का वैलेंसी कितना है 4, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है, हाइड्रोजन का वैलेंसी एक ही है 1। तो कंपाउंड क्या बनेगा, याद है ना ये जो कराया था बहुत पहले, तो होगा XH4। एनी डाउट? अब मान लो Y और हाइड्रोजन बनाएंगे, Y और हाइड्रोजन कैसे बॉन्ड बनाएंगे, Y का वैलेंसी कितना है 3, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है 1, YH3। Z का वैलेंसी है 1, हाइड्रोजन का वैलेंसी है 1, 1, 1, ZH11 मत लिख लेना, Z1H1 माने ZH, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट, क्या लिखा है असर्शन में, सोडियम क्लोराइड फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन सोडियम मेटल is a stable compound. Sodium chloride formed by the action of chlorine gas on sodium metal is a stable compound. Basically यहाँ पे बोला जा रहा है sodium chloride is a stable compound and it is formed by the action of chlorine gas on sodium metal. एक्चुअली अगर हम देखें तो ये बात तो सही बोल रहा है कि सोडियम पहले मेटल होता है और क्लोरीन पहले गैस होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो सोडियम होता है गैस में, सोडियम होता है गैस, उसके बाद होता है Na+ गैस, क्लोरीन होता है Cl गैस, उसके बाद वो होता है Cl- गैस, फिर ये दोनों आपस में मिलता है NaCl जो कि होता है सॉलिड। ये कंपाउंड कुछ ऐसे बनता है। ये बात तो सही बोल रहा है कि सोडियम क्लोराइड बनता है क्लोरीन गैस जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है। दिस इज बिकॉज सोडियम क्लोराइड आयन एक्वायर ऑक्टेट इन सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन। ये भी सही है, दोनों को ऑक्टेट मिल जाता है। लेकिन क्या इतना रीजन एनफ है या फिर इतना स्टेटमेंट एनफ है? आई हैव सम डाउट। बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है, वो क्या ये समझाना चाह रहा है कि सोडियम और क्लोराइड, सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस आपस में मिल रहे हैं और सोडियम क्लोराइड बन रहा है, इसका कारण ये है कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो जब क्लोरीन गैस मिला था तो अच्छा यहाँ पे देखो क्या लिखा है, दिस इज बिकॉज सोडियम एंड क्लोराइड आयन, दोनों आयन की बात कर रहे हैं, सोडियम एंड क्लोराइड आयन एक्वायर ऑक्टेट इन सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन। तो ये तो स्टेटमेंट तो सही है, ये स्टेटमेंट भी सही लग रहा है। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, हाँ शायद करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। शायद हम ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं या फिर मैं ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा हूँ कि आयनेशन एंथैल्पी की बात करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेगा। तो अभी के लिए इसका आंसर तुम ये पकड़ के रखो
अगर बाद में हमें ये मिलता है कि ये गलत है तो हम देखेंगे कि क्यों गलत है, ठीक है ना। अभी 4 MCQ है, उसके बाद छुट्टी हो जाएगा। यहाँ पे MCQ करने के लिए इन क्वेश्चंस को देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 14 to 17 जो भी क्वेश्चंस आएगा 14, 15, 16, 17 ये 4 क्वेश्चन करने के बाद छुट्टी हो जाएगा। इनका कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। ए का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6। तो ए क्या है? ए क्या है? एक नियॉन है। ए बेसिकली नियॉन है। ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6। बी क्या है? हाँ, पोटाशियम नहीं बेटा, पी है, फास्फोरस, ठीक है ना। फास्फोरस को पोटाशियम बना दिया तूने, फास्फोरस, ये फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन है। सी क्या है? क्लोरीन। वेरी गुड, बात समझ में आ रहा है? आ रहा है, ठीक है ना। चलो इनके साथ साथ वैलेंसी भी लिख लेते हैं। इसका तो वैलेंसी कितना है? 0। इसका वैलेंसी कितना है? 3। और इसका वैलेंसी कितना है? 1। अब ये मत पूछना सर फास्फोरस का वैलेंसी 3 कैसे आया। एक 3 पेज का ही PDF दिया था, उसको पढ़ लेना घर जाके, तो समझ जाओगे वो 3 कैसे आया, ठीक है ना। स्टेबल फॉर्म ऑफ ए मे बी प्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला। ए का स्टेबल फॉर्म क्या हो सकता है? हाँ, 1। वेरी गुड, ए ओनली, क्योंकि वो नोबेल गैस है तो ए में ही स्टेबल है। नेक्स्ट, स्टेबल फॉर्म ऑफ सी में भी रिप्रेजेंटेड है। सी क्या है? ये क्लोरीन था। क्लोरीन था, कैसे? क्लोरीन कैसा होता है? Cl2 होता है, तो यहाँ पे Cl माने C, तो ये होगा C2। बोलो किन किन को समझ में नहीं आया? आया? वैलेंसी 1 है ना सबको, दोनों का, तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेंगे, तो इसलिए Cl2 आया। और अगर ऐसे भी याद ना रहा तो Cl था, तो Cl हमेशा Cl2 के फॉर्म में ही रहता है। तीसरा, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बी एंड सी। बी का वैलेंसी कितना था? 3। सी का वैलेंसी कितना था? 1। ये सुन लो, तो क्या होगा? Bc3। बात समझ में आ रहा है? कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? मिराज, ये बोलो, बी और सी में जो कंपाउंड बनेगा वो आयनिक होगा कि कोवेलेंट होगा कि हाइड्रोजन होगा कि कोऑर्डिनेट होगा? आयनिक। आयनिक? आयनिक नहीं होगा रे। फास्फोरस और क्लोरीन दोनों नॉन मेटल है, और नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो ये क्या होगा? कोवेलेंट। बात समझ में आया? वो फास्फोरस था, वो क्लोरीन था, दोनों ही कोवेलेंट होगा ना, सिंपल बात। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? गिव 2 सुइटेबल एग्जांपल, ब्ला 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 ब्ला, ये कर पाओगे? थैंक यू सो मच।